नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसमें सिविल राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर हुसैनी साहब हैं और करनूल शहर की मारूफ शख्सियत अयूब अली ख़ान साहब हैं जो वाईसीपी के क़ायद भी हैं, और एक ख़ान साहब भी हैं जो काफ़ी मकबूल हैं हमारे पास। आज हम रियासत के अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे, बिलखुसूस रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत जो हुकूक़ हमें आने चाहिए थे आंध्र प्रदेश को, उस पर जो है हम बात करेंगे। डॉक्टर हुसैनी साहब, आपसे यही सवाल है कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत आपने जो है उसको पूरा करने के लिए नायब वज़ीर आला अमजद बाशा साहब से मुलाकात की और जो है यूनानी मसले मसाइल पर आपने काफ़ी अच्छी बातचीत की। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या बात हुई और उन्होंने आपसे क्या कहा और किस हद तक जो है आपके डिमांड्स पूरे करने की बात हुई। हम कई एक मुद्दों पे बात करें अमजद बाशा साहब से। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बज़्म आईना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आप इस प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ जो है आंध्र प्रदेश में जब से स्टेट बाइफरकेट हुआ है, न्यू फॉर्म स्टेट में तेलुगु देशम के पीरियड में भी हम आवाज़ उठाए थे, वाईएसआरसीपी के गवर्नमेंट में भी हम आवाज़ 2014 से लेकर अब तक देते ही आ रहे हैं। कोविड का पीरियड चला, उसमें थोड़ा सा रुकावट हो गई। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है बाइफरकेशन में, वो एक अपनी जगह बरकरार है, वह हकीकत है, और उसकी नुमाइंदगी जिस तरह होना था वो उस तरह से टेकअप नहीं हुई। उसी बात को हम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डिप्टी सीएम साहब के पास हम जो है ये बात रखे कि जो है बाइफरकेशन के पास थोड़े पोस्ट हमारे पास जो आने के थे। यूजुअली जो बाइफरकेशन का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, वो एक्ट में वाट एवर दी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल इन तेलंगाना स्टेट, सेम इंस्टीट्यूशन ought to be reflected in the newly formed state में ऐसा था, उसमें ऐसा डिस्क्राइब है। तो कई एक इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं, वहाँ तेलंगाना में एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं आए। तो उसमें से वन ऑफ दी एक जो है यूनानी सिस्टम का है, आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यूनानी सिस्टम का। यहाँ जो है आपको आयुर्वेदा कॉलेज, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, होम्योपैथी के इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, मगर नहीं मिलता है गवर्नमेंट का बोले तो वो सिर्फ यूनानी सिस्टम का है। जबकि यूनानी सिस्टम का कंबाइंड आंध्रा में एक ही कॉलेज हैदराबाद में था, और यहाँ जो है करनूल में वो कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें जो है एडेड गवर्नमेंट एड देती है, उसके तहत कॉलेज चलता है। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी कॉलेज के मुताल्लिक भी अंजुमन इस्लामिया के तहत वो आती है, तो इस पर भी आपने आवाज़ उठाई। तो ये किस हद तक आप कामयाब रहे और आगे आपकी क्या पहल रहेगी? हम ये बात भी हमारे अमजद बाशा साहब से, हम ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से भी डिस्कस करें कि जो है सबसे बड़ा इदारा जो है हमारा अंजुमन इस्लामिया, जो रायलसीमा के पूरे इलाके को कवर करता है और सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ये जो वक्फ इदारा है, वक्फ इदारे में बेकायदगियों की वजह से और उसमें जो मैनिपुलेशंस हुए हैं, पहले हुए हैं, जो एलिगेशंस उस पर लगे हैं, उसके तहत जो जो कमेटी काम करती है, वो कमेटी को सस्पेंशन करने के बाद से अब तक जो है वो ना कमेटी को रिवोक करे हैं या ना न्यू कमेटी फॉर्म करे हैं। तो उसका भी हम जिक्र करते हुए हमारे डिप्टी सीएम साहब से जिक्र करें कि ये नुकसान किसका हो रहा है बोले तो जो इनकम आ रही है अंजुमन इस्लाम है कि वो इनकम डायरेक्टली वक्फ बोर्ड को चले जा रही है। वो इनकम अब जो प्रेजेंट सस्पेंशन बॉडी है या जो बॉडी इस वक्त एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट के वास्ते, उनके पास ये अमाउंट जो इनकम है, उसका रेंटेड इनकम है, वो उनके पास नहीं जा रही। तो इसकी वजह से जो सैलरीज यहाँ जो है देना है, वो सैलरीज सही ढंग से नहीं दे सकते हैं। जो जिनके अपॉइंटमेंट्स करे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ है, खासकर मैं यूनानी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो वो कॉलेज में जो स्टाफ अपॉइंटेड है, वो स्टाफ की सैलरी देने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि 10 साल के करीब का अरसा हो गया है जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में चले गया है। जब डायरेक्ट मैनेजमेंट में चले जाता है तो पैसा पूरा उधर हो जाता है। एक्चुअली 5 साल से ज़्यादा अगर जो वक्फ एक्ट अगर उठा के देखे, अभी कुछ और उसमें ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ है, बिल्कुल सुना।
तो उससे ज़्यादा डायरेक्ट मैनेजमेंट में वर्क बोर्ड अपने पास नहीं रख सकता है। उसको न्यू बॉडी फॉर्म करना है या नहीं तो फिर जो है कोई और स्पेशल बॉडी फॉर्म करके उनके हवाले करना है और उसकी इनकम का 7% लेना है। अगर डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहा तो ये 30% वो लोग क्लेम करते हैं मैनेजमेंट करने के वास्ते। और डायरेक्ट मैनेजमेंट वर्क बोर्ड कभी भी नहीं कर सकता है, वो वक्तिया तौर पर है, उसको रेक्टिफाई करने के वास्ते ऐसा होता है। यहाँ जो है हम हमारे वर्क बोर्ड के चेयरमैन साहब, जो एक्स चेयरमैन अभी इस वक्त बोलेंगे, वो चेयरमैनशिप उनकी ख़त्म हो गई, तो उनसे हम जिस वक्त बात करके राइज करे थे इशू, तो वो भी जो है पता नहीं उनके पास सफिशिएंट सोर्सेस से बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन था या नहीं था नहीं मालूम, मगर जो वक्फ का जो स्टाफ है वो वक्फ का स्टाफ सही ढंग से अगर काम करता, सही ढंग से उनको अपग्रेड करता, सही ढंग से उनकी नोटिस में लाता, तो ये सब चीज़ें जो है सुलझाई जा सकती थी और इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था और सही ढंग। और ये नहीं होने की वजह से आज जो है सब स्टैंडर्ड जो है स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं जो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सक रहे हैं। और ये सब स्टैंडर्ड मार्केट में अगर ऐसा निकले तो आपको जो है इनसे उम्मीद जो है नुकसान के अलावा फायदे की उम्मीद नहीं रख सकते। सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बाहर आने की वजह जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट है, वर्क बोर्ड है, ये दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से जो है सफरर जो है यहाँ का जो स्टाफ है और बच्चे सफरर हो रहे हैं। कई लैकुनास है यूनानी मेडिकल कॉलेज में, वो लैकुनास आज तक रेक्टिफाई नहीं हुए हैं। अभी जो है नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बना हुआ है, उससे पहले CCEM एक काउंसिल हुआ करता था, वो काउंसिल को जो है नल एंड वाइट कर दिए। उसके बाद जो है एक नया जो है कमीशन बनाए, नेशनल कमीशन जो बनाने के बाद फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो इतने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के वास्ते, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के वास्ते, आयुष सिस्टम को जो है अपग्रेड करने के वास्ते वो लोगों के पास जो है एक विजन है, वो विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास का जो है वो रिक्वायरमेंट की लीनियंसी अब तक चल रही थी, जिसमें जो है मैनेजमेंट जो है उसको किस तरह हैंडल कर रहा था, क्या था वो पता नहीं हमको, बहरहाल मैनेज करके चला रहे थे। अभी जो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बना है, वो नेशनल कमीशन का विजन बहुत ज़्यादा वास्ट है और रेक्टिफाई करना चाह रहा है जहाँ जहाँ लैकुनास है, उसको रेक्टिफाई कराने के वास्ते सरप्राइज विजिट्स भी हो रहे हैं, एनुअल विजिट्स भी हो रहे हैं, और जो है बीच बीच में जो है जहाँ जहाँ लैकुनास है, प्रिंसिपाल को जो कंसर्न इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपाल को बुला के इसको कब तक आप रेक्टिफाई करेंगे, उनसे सवाल हो रहा है, फिर वो मैनेजमेंट के सामने वो बात जा रही है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ऐसा हमारी ये इस डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में ये गैप मेंटेन हो रहा है। बाज लोगों का विजन इसमें जो है यूनानी सिस्टम को डिप्रूव करने का विजन है, जबकि जो है ये सिस्टम को डेवलप करने के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ के आ रही है। आज तक हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आयुष सिस्टम की अलग मिनिस्ट्री बनी है, अलग किया गया है, उसको एक मिनिस्टर बनाया गया ताकि जो है विजन आगे लेके चलेंगे। मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, न्यूट्रास्यूटिकल और फाइटोकेमिकल्स की ये मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर कोविड के बाद ये इसकी मार्केट बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा पीक लेवल में है। तो आयुष सिस्टम से एक उम्मीद है कि ये सिस्टम को आगे लेके जाने की वजह से हम वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट को भी और फाइटोकेमिकल की मार्केट को भी, जहां जो है इस वक्त राज कर रहा है चाइना। हिंदुस्तान अगर 20% भी अगर मार्केट कैप्चर करा तो उसमें जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारा शेयर हो सकता है। तो ये विजन के साथ और भी कई विजन की चीजें हैं, मैं एक चीज उसमें से शेयर करके आपके सामने रख रहा हूं। तो ऐसा विजन लेके अब यहाँ जो है BUMS करने के बाद या BAMS करने के बाद या BHMS करने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात ही नहीं है, यहाँ जो है और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरप्रेन्योर बढ़ सकते हैं आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका डिमांड इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और कंसंट्रेशन जो है पूरा जो है टुवर्ड्स दी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इस वक्त पीक लेवल पे है। तो यहाँ जो है इसको डेवलप करने के वास्ते आयुष सिस्टम बहुत आगे चल रहा है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जो मैनेजमेंट जहाँ जहाँ भी प्राइवेट मैनेजमेंट है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो सकेंगे, हो सकता है आगे चल के ये एडमिशन भी यहाँ कैंसिल हो सकते हैं। मैं एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ जी,
ये जो अंजुमन अंजुमन इस्लामिया के तहत डॉक्टर अब्दुल्ला की यूनानी कॉलेज आती है, क्या ये बॉडी लेजिटमाइज है? क्या कानूनी तौर पर ये बॉडी सही है? अगर है तो क्या ये बॉडी फुल फ्लेज है, यानी कंप्लीट बॉडी है या इनकम्प्लीट है? यानी मेंबर्स कंप्लीट हैं या इसके मेंबर्स एक्सपायर हो चुके हैं? ये आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ, अंजुमन इस्लामिया एक बॉडी है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया चंदे करके वहाँ एक हिफ्स का मदरसा, एक अरबी का मदरसा चलाते थे, उसके साथ में जो है फिर अरबी कॉलेज भी एक चलाते थे। ऐसा फिर उसके बाद जो है रिलेवेंट दूसरे कोर्सेज के कॉलेजेस भी इसमें चलते थे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे वालिद और दादा के ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों की कमाइयों का भी कंट्रीब्यूशन है, मेहनत भी है, जान माल वो सब लगा के। यहाँ सिर्फ कर्नूल के ही लोग नहीं, इसमें जो है सारे एरिया के लोग, तमिलनाडु से, कर्नाटका से और जो है महाराष्ट्र से, इवन हैदराबाद से, ये लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसमें इसको इस्टेब्लिश करे हैं अंजुमन इस्लामिया। ये अंजुमन इस्लामिया को इस्टेब्लिश करने के बाद से यहाँ कुछ चीज़ें इसमें खामियां रही हैं, क्योंकि खामियां इस वास्ते रही हैं कि वक्फ बोर्ड के दरमियान और अंजुमन इस्लामिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, मैनेज होता रहा। कई चीज़ें पहले मैनेज होती रही हैं तो उसको एक सिलसिला चला। अभी आज के वक्त की बॉडी अंजुमन इस्लामिया ये एजुकेशनल सोसाइटी है। एक्चुअली एजुकेशनल सोसाइटी को सस्पेंड करने की अथॉरिटी वक्फ बोर्ड को नहीं है। पहली बात, वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी नहीं है, एज पर रूल्स मैं बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी नहीं है उनको सस्पेंड करने के। मगर वक्फ बोर्ड सस्पेंड करने की वजह से वो कोर्ट को अप्रोच करके वो लोग जो है एक ऑर्डर लेके आके इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर इसी दरमियान में वक्फ बोर्ड क्या करेगा, इनको सस्पेंड करने के बाद जो सोर्सेस हैं इनकम के, यानी रेंट के जो सोर्सेस हैं, वो पूरे सोर्सेस अपने कंट्रोल में ले लिया है और ये लोग भी हाथ धर के खामोश बैठ गए हैं। आज तक जो सस्पेंशन हुआ है उसको चैलेंज कर लेके कोर्ट से ऑर्डर ले लेके बैठ गए हैं, इसमें रेक्टिफाई नहीं करे ना को उसको। फिर जो है इनके पास कर्नूल में इनके खुद के एमएलए हैं हफीज खान साहब और वाईएसआरसीपी के एमएलए हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी थे, और ये लोग और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करा के ये काम वहां से मनवा के फिर एक मैनेजमेंट बॉडी अपनी इस्टेब्लिश करके जो सही ढंग से काम कर सकती थी वो कर सकते हैं। मगर यहाँ नाम के तौर पर अंजुमन इस्लामिया बैठा हुआ है, मगर एक्चुअली जिस तरह से काम होना वो काम नहीं हो रहा है। ये सारे लोग जानते हैं, मगर जो उसमें बड़े बड़े लोग जिसको बोलते हैं लोग, यानी बिजनेसमैन हैं, दूसरे रिटायर ऑफिसर्स हैं, दूसरे रिटायर जो है इंजीनियर्स वगैरह इस तरह के लोग हैं शामिल हैं, तो वो लोगों को जो है हटाना बोले तो मुश्किल है, बल्कि लोगों का एक सबका एक अपना एक ओपिनियन है कर्नूल के लोगों का। तो इस वजह से जो है उनके पास कोई जाके डिमांड नहीं कर रहा। हम एक आवाज़ लेके उठे हैं, इसमें जो है रेक्टिफाई होना, इसमें सही ढंग से बॉडी बनना और सही ढंग से इंस्टीट्यूट चलाना। आज की दुनिया में जहाँ जो इतना एडवांस डेवलपमेंट है, हर चीज़ आप ट्रांसपेरेंट रख के इसमें काम कर सकते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम करके काम कर सकते हैं। इस तरह का एक सिस्टम हम जो है रायचोटी की एक वक्फ की प्रॉपर्टी, जहाँ जामे मस्जिद जो जिसको पत्थर मस्जिद भी बोलते हैं और शाही जामे मस्जिद भी बोलते हैं, तो वो मस्जिद का जो इनकम था, वो मस्जिद की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ को हम जो है ऐसा सिस्टम बना दिए हैं जहाँ कंप्यूटराइज हो गया है। एक पैसा आया तो भी आपको रिफ्लेक्ट करता है, एक पैसा गया भी तो रिफ्लेक्ट करता है, और पूरा सिस्टम आप जो है चेक के जरिए से ही देने का सिस्टम हम बना के छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सिस्टम बरकरार है, जिसमें जो है कोई भी जो है पैसे का फेर इधर नहीं कर सकता, मिसमैनेजमेंट मिस अप्रोप्रिएट ये कर नहीं सकता है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का यहाँ भी मैनेजमेंट हो सकता है। जो है जो डेडिकेटेड लोग हैं वो लोग सामने आना है इस वक्त। ये लोगों की बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैनेजमेंट में जिनकी उम्रें जो है एडवांस हो गई हैं, जो आप कॉमनली फिरना चलना फिरना बोले तो मुश्किल दुश्वार हो सकता है, लोगों को रह के सरपरस्ती कर सकते हैं, ये अलग बात है, मगर जो है भागम दौड़ करने के लिए यहाँ से विजयवाड़ा जाना, विजयवाड़ा जाके उसको जो है फिर उसके बाद कन्विंस करके लाना, ये बात करना, या दूसरे मिनिस्टर से मिलना, दूसरे और लोगों से काम कराना, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एक एक्टिव टीम की ज़रूरत है इसमें, जिसमें पढ़े लिखे लोग और जो है जज्बा रखने वाले लोग हैं, इसमें अगर शामिल हुए तो बहुत अच्छा रहता है।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, हुकूमत आंध्र प्रदेश को मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं? मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा हमारा जो ये कंसर्न है, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होना है। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जहाँ जिसकी इनकम ज़्यादा है, जैसा मदनपल्ली का एरिया है, वहाँ भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मस्जिद के तहत में प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी रेस्टोर किए हैं पहले के लोग जो है, शाहजहां साहब इससे पहले कांग्रेस में जब थे तो वो रेस्टोर किए थे। उसके बाद अभी जो हमारे उनके भाई जो वाईएसआरसीपी के एमएलए हैं, वो इस वक्त टेकअप कर रहे हैं। तो वैसी जगह पे ये लोगों को चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करें और उसको इतने बड़े पैमाने पे चलाएं जहां से जो है हमारे बच्चे पढ़कर काबिल बनकर निकलें। हमारे ही बच्चे नहीं, दूसरे भी बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें। इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, आज एक भी इंस्टीट्यूशन आप बता नहीं सकते आंध्र प्रदेश में कि मुस्लिम्स के अंडर में चलने वाला जो कॉम्पीट कर सकता है मार्केट में। एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आप बता नहीं सकते। जैसा एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, MS स्कूल जो है तेलंगाना में है, वो कॉम्पीट कर रहा है। चैतन्य स्कूल जो सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, खासकर आंध्र प्रदेश में एक अपनी एक ब्रांच जो है ऐसी कायम करे वो लोग, चैतन्य और नारायणा, ये ग्रुप जो है बच्चों को जो है क्रीम जो है लेके काम करके, इनके ऊपर काम करके, मेहनत करके आज IAS, IPS और जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, काबिल तरीन इंजीनियर्स बना के इंस्टीट्यूट से निकाल रहा है। उस तरह का कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन हमारा एक भी मुस्लिम मैनेजमेंट के अंडर में नहीं है। हम वक्फ बोर्ड से यही दरख्वास्त कर रहे थे कि जहां जहां भी है इस तरह के इंस्टीट्यूट जिनकी इनकम सफिशिएंट है, ये लोग अपने तौर पर अपना एक इंस्टीट्यूट कायम करना, जिससे जो है बच्चों को ट्रेन करना और स्किलफुल बनाना, और भी कई चीज़ें उसमें ऐड करा के आप जो है टेकअप कर सकते हैं। अब हमारा जो एग्जिस्टिंग अंजुमन इस्लामिया का है, जो कई सालों के अरसे के बाद इंस्टीट्यूट, जहाँ उस्मानिया कॉलेज था, उस्मानिया कॉलेज के स्टूडेंट्स बोले तो फ़ख्र महसूस करते थे। हम पढ़ने के दौर में, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो एक ज़माना ऐसा था, उस्मानिया कॉलेज के स्टूडेंट बोले तो सब जो है वाकई वहाँ का स्टूडेंट, तो दूसरे लोग भी उस पर जो है फ़ख्र करते थे कि ये हमारा ऐसा कॉलेज है। बल्कि आज वो चीज़ बरकरार नहीं है, ये कमी है हमारे पास। इस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए, और कई चीज़ों को हम जो है फोकस करके TDP की पीरियड में भी हम बोले हैं और YSRCP की पीरियड में भी बोले हैं। थोड़े चीज़ें जो है खासकर जैसा विनायक ज्योति आती, वो जो फेस्टिवल आता है, उसमें जो है जो उनके मूर्तियों को, भगवान के मूर्तियों को तालाबों में डाल, पानी पीते हुए पीने के पानी के तालाब में या और जो इस्तेमाल के तालाब रहते हैं उसमें डालते हैं। तो हम एक सजेशन दिए थे, कलेक्टर को भी दिए थे, गवर्नमेंट को भी दिए थे, मिनिस्टर को भी दिए थे, TDP के पीरियड में दिए थे। यहाँ भी हम ये लोगों को इस आपके ये प्लेटफॉर्म से देना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल पॉन्ड अगर तैयार किया गया तो उसमें ये डंप कर सकते हैं, ताकि जो है पोल्यूशन से और जो है बचाया जा सकता है। ये एक हमारा बहुत ज़माने से, और हर जगह जहाँ जो है एक एडवांस साइंटिफिक तरीके से जो स्लैटर हाउसेस का बनाना बहुत ज़रूरी है। स्लैटर हाउस इतनी खस्ता हालत में है जिनकी वजह से बाजू से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ये स्लैटर हाउस का भी हम डिमांड कर रहे हैं आपके इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें जो है आप जो है जो वेस्ट ऑफ कुर्बानी, अभी बकरीद करीब में है, जिसका वेस्ट जो होता है वो यूजेबल हो सकता है, डिग्रेडेबल वेस्ट है उसका, जिसको जो है बहुत वो खाद अगर बनाए, कंपोस्ट अगर करके उसको बेचेंगे तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और ये कंपोस्ट करने के वास्ते वो डिग्रेडेबल जो वेस्ट है, उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे शादी खाने हैं, चाहे मुस्लिम्स के शादी खाने हैं चाहे नॉन मुस्लिम के शादी खाने, ये शादी खानों में जो खाने का वेस्ट बच जाता है, इसको डंप करने के वास्ते कंपोस्ट मशीन अगर लगाएं हर जगह, हर इसको करें, तो वो भी जो है खाद की शक्ल में हमको इस्तेमाल में आ सकता है। ये चीज़ें भी हम जो है दरख्वास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ऐसे टेकअप करें बल्कि। और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त जो है आराम कर रही है अपनी जगह, ताकि कोर इश्यूज पे बात करने के वास्ते कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं।
जो बढ़ के आ रहे हैं कोर इश्यूज पे, वो कोर इश्यूज नहीं मालूम है। अपने अपनी पार्टियों में, चाहे वो वाईएसआरसीपी की पार्टी हो चाहे टीडीपी की पार्टी हो, ये दो पार्टियों में लोग ब्लाइंडली ऐसा अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स को, उनका सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्टेड उसमें पहले है, बाद में कम्युनिटी के इश्यूज हैं। तो यहाँ कम्युनिटी के इश्यूज पे, कोर इश्यूज पे बात करने के लिए एक जो है इंटेलेक्चुअल का ग्रुप सामने आना चाहिए। और इसको खासकर मैं उलमा इकराम से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि जो है उलमा इकराम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हमारे इस आंध्र प्रदेश में जो है एक रिफॉर्म लाने के लिए और कोर इश्यूज को बात करने के लिए हम जो है मुत्तहिद होकर एक आवाज़ देंगे, तो वो आवाज़ जो है बहुत बड़े माने खैज हो सकती है, असरअंदाज भी हो सकती है। अभी कर्नाटका की बात जो कर रहे हैं, कर्नाटका में यूनाइटेडली एक ही साइड होकर पूरे उलमा, उसमें जो है सारे उलमा, जिस फिक्र के भी उलमा हैं, जो थाट्स के भी उलमा हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए एक काम। वहां सिर्फ जो है हमारा संविधान बचाना और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना जो है मुल्क में बेअमनी, बेचैनी, जो बेचैनी पैदा कर रही है, उसको रोक के हमारा अमन कायम करने के वास्ते उलमा इकराम वहाँ आगे बढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट भी मिला। मगर यहाँ का प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ जो है दोनों पार्टियां हैं, दो पार्टियां वाईएसआरसीपी टीडीपी है। इस वक्त कांग्रेस का यहाँ नामो निशान नहीं है, क्योंकि सही ढंग से लीडरशिप नहीं होने की वजह से ये मुकाम है। इस वक्त हम दोनों पार्टियों से दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल से बात करिए, उनको बुलाइए, सामने बैठ के बात करिए और उलमा को बुलाइए। एक ग्रुप ये ग्रुप वो ग्रुप मत करिए, इसमें मौका दीजिए हमारी चीजें रखने का सामने, और जो है हमारे से आप फायदा उठाइए, हम आपसे फायदा उठाते हैं। और इस तरह से अगर काम हुआ तो आंध्र प्रदेश की तरक्की भी हो सकती है, यहाँ के लोगों में अमन भी कायम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैनी साहब, आप हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत सारे अच्छे बेहतरीन इश्यूज़ पर आपने बातचीत की। हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद थोड़े बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स बाकी हैं उनको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और उनके ज़रिए तमाम कम्युनिटी को, बिलखुसूस करनूल वालों को और अंजुमन इस्लामिया के जो भी इश्यूज़ आपने बात किए हैं उस पर भी जो है काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर बज़्म आइना की जानिब से। इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो फिर आपका इंटरव्यू करेंगे और अच्छे अच्छे मालूमात हमारे क़ारीन नाज़रीन तक हम पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब और दीगर खान साहब का शुक्रिया।